नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 मई 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की 4 न्यूज़ में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं और एक मैं आपके साथ एडिटोरियल एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज का पूरा दिन कर्नाटका इलेक्शन से भरा हुआ है। क्यों यहाँ पे बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है, इससे रिलेटेड हम एक भी आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी पॉलिटिकल आर्टिकल है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से 4 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बेल ऑर्डर्स हैं जो जुडिशरी द्वारा इशू किए जाते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना ही बहुत देर से आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करती हैं। तो ये क्या लॉजिक है, इसको देखेंगे। इसके बाद दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि पिछले 8 साल से इस बात को लेके एक लीगल लड़ाई लड़ रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबलरी की जो वर्किंग कंडीशंस है इनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कुछ कांस्टेबल्स को तो 30-30 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी पे डिप्लॉय किया जाता है, जिससे ओवरऑल उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको देखेंगे। उसके साथ साथ ओवरऑल डीजीसीए का एक नियम है कि आप ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन में पायलट हो और वो एयरलाइन छोड़ के आप दूसरे एयरलाइन में जा रहे हो तो आपको 1 साल का नोटिस पीरियड देना है। लेकिन गो फर्स्ट के पायलट के साथ ये जो पर्टिकुलर नोटिस पीरियड है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। क्यों, इसको हम लोग समझेंगे। फिर टर्की के इलेक्शंस के अंदर अर्डोगन लीड में नजर आ रहे हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक, ये बेसिकली बात हो रही है आपकी IPEF की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी किस प्रकार से इकोनॉमी में यूएस को एक एज देगा और बाकी मेंबर्स को एक डिसएडवांटेज में लेके जाएगा, इसकी बात की। तो इतने आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपसे अलग अलग प्रकार से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी ऐप लॉन्च की है, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आप इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करके आगे आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज भी ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए बस एक क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी कोर्ट बेल के केसेस में ऑर्डर देती है, एक तो उस पर्टिकुलर बेल ऑर्डर में डिलिब्रेशन बहुत लंबे नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं होने चाहिए, और दूसरा बेल ऑर्डर लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। बेल के ऊपर डिस्कशन लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, वो जल्दी निपटना चाहिए। तो अगर दोनों चीज़ें होती हैं, या तो ओवरऑल बेल ऑर्डर बहुत लंबे होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, डिलिब्रेशन होता है, या फिर ओवरऑल जो बेल है, ठीक है ना, उसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो उस केसेस में, इन दोनों ही केसेस में पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में, जिसमें जस्टिस BR गवई साहब और संजय करोल साहब बैठे थे। इन्होंने ये बोला है कि भाई ओवरऑल कई बार बेल को रिजेक्ट किया जाता है या ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन ऐसा करने में बहुत सारे एक्सटेंसिव डिलिब्रेशन होते हैं। तो अगर आप एक्सटेंसिव डिलिब्रेशन कर रहे हो तो फाइनल जजमेंट ही दे दो ना, फिर बेल के ऊपर क्यों इतना लंबा समय लेके जा रहे हो। कभी कभी तो बेल को लेके बड़ी लंबी डिबेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो बेल को लेके ओवरऑल एविडेंस को एक एक करके खंगाल के इतनी लंबी डिबेट करना, ये सेंस नहीं बनाता। बेंच का ये बोलना है कि भैया अंडर टाइल की पर्सनल लिबर्टी भी ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिलिब्रेट कर रहे हो बेल के रिस्पेक्ट में, तो उस कंटेक्स्ट में या तो आप पूरा फाइनल ऑर्डर ही सुना दो, और अगर आप फाइनल ऑर्डर नहीं सुना रहे हो तो बेल के रिस्पेक्ट में जो हियरिंग होगी उसमें ब्रेविटी होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेविटी। मतलब बेल की हियरिंग में चीज़ों को आप लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल मत करिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कादर नज़ीर इनामदार को यहाँ पे बेल दे दी है। कादर नज़ीर इनामदार को रिप्रेजेंट कर रही है एडवोकेट सना रईस खान और श्रीराम पराकत। कादर नज़ीर इनामदार की बात की जाए तो इनको 2020 में शिवसेना लीडर राहुल शेट्टी के मर्डर के इल्ज़ाम में फंसाया गया था। डायरेक्ट मर्डर नहीं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने इंसाइट किया था ओवरऑल राहुल शेट्टी के मर्डर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इनके बिहाफ पे जो वकील हैं, वो वकील ये बोल रही हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओवरऑल इनामदार की बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और 16 पन्नों में रिजेक्ट किया है। मतलब ओवरऑल इस बेल पिटीशन के ऊपर बहुत डिटेल डिलिब्रेशन चले हैं और 3 महीने तक हाई कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रखा, ऑर्डर नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा डिटेल डिलिब्रेशन बेल के केसेस में सही नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फ्रीडम का वायलेशन है। दूसरा, आपने 3 महीने तक बेल पिटीशन को पेंडिंग रखा। अरे बेल पिटीशन तो एक ऐसी पिटीशन है जिसको इमरजेंसी बेसिस पे सॉर्ट आउट करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, और बेल पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत डिटेल में केस को देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।
तो इनामदार के केस में ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल 3 साल से ज़्यादा जेल में पीछे है। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो पकड़ने के लिए भी कोई पुख्ता सबूत दो। पुख्ता सबूत होता तो पूरी तरीके से कन्विक्ट हो जाता। अभी तक उसका केस ओवरऑल कोर्ट में चल रहा है, तो इस केस में इनामदार को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि इट डेप्रिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ डिलेटिंग एलोबरेशन ऑफ एविडेंस इन द ऑर्डर्स ग्रांटिंग रिजेंटिंग बेल, एंटिसिपेटरी बेल इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग डिले बिटवीन रिजर्विंग मैटर फॉर ऑर्डर एंड प्रोनाउंसिंग द ऑर्डर। मतलब सबसे पहली चीज़, ओवरऑल किसी पर्टिकुलर बेल के ऊपर बहस करते हो तो अगर आप डिटेल में एलेबोरेशन करते हो, बातचीत करते रहते हो, तो वो गलत है। उतना डिटेल्ड एलेबोरेशन चाहिए नहीं। दूसरा, ओवरऑल आपने बेल के रिस्पेक्ट में डिस्कशन किया, सारे पॉइंट्स को सुन लिया और उसके बाद फाइनल बेल ऑर्डर सुनाने में आप समय लगा रहे हो, तो ये दोनों ही कंडीशंस गलत होंगी। बेल ऑर्डर में इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन आना चाहिए। अगला, 8 ईयर ओल्ड लॉसूट बाय दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीक रीजनेबल ड्यूटी आवर्स। देखिए क्या है कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल्स काम करते हैं उनकी लाइफ और वर्किंग कंडीशन बहुत गंदी है। ये ऑलरेडी बहुत सी रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। बहुत सारे प्रकार के प्रेजुडिसेस और प्रॉब्लम्स फेलनी पड़ती है इन कांस्टेबलरी के लोगों को। अगर आप देखो तो जो पुलिस रिफॉर्म्स भी किए गए हैं जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू, ये पुलिस रिफॉर्म्स ज़्यादातर केसेस में उन ऑफिसर्स की लाइफ को सुधारते हैं जो कि थोड़े हायर रैंक पे, इंस्पेक्टर एंड अबव, खासकर जो आईपीएस ऑफिसर्स रिक्रूट होकर आए। एक्चुअली में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए कोई नहीं सोचता, और इसको सोचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 8 साल पुराना केस जो कि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहा है। 2015 में जो हेड कांस्टेबल थे बाबूलाल मिथरवाल, इन्होंने सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 को और सेक्शन 24 ऑफ द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 को क्रिटिसाइज किया। बेसिकली इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर ओवरऑल किसी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स को बहुत लंबी ड्यूटी के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। ओके, कई बार तो अगर आप देखो तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स को 36 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी के लिए यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। 36 घंटे से ज़्यादा की लगातार ड्यूटी, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यही बात मिस्टर मिथलवाल साहब ने जाके बोली कि ह्यूमनली पॉसिबल काम दीजिए, जो अनह्यूमनली पॉसिबल काम है वो क्यों दे रहे हो आप। तो पिछले 8 साल में इस पर्टिकुलर केस में 30 हियरिंग हो चुकी हैं और हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि आप स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाइए। ये पर्टिकुलर कमेटी जो मिस्टर मिथरवाल के सजेशन है उनको स्ट्रीमलाइन करेगी, उनको ठीक तरीके से स्टडी करेगी। मिस्टर मिथरवाल साहब ने यह भी बोला है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पुलिस वालों का वर्क आवर होना चाहिए 8 घंटे एक दिन में, और 8 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सीजेंसी, इमरजेंसी होनी चाहिए। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि पुलिस में हर चीज़ इमरजेंसी होती है, कहीं रेप हो गया, कहीं मर्डर हो गया, तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। उस रिस्पेक्ट में आपके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है कि भाई घर पे आराम कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो सेक्शन 22 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 और सेक्शन 24 ऑफ द दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे बात की जा रही है 5th रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 की, जो बोलता है कि ऑब्जर्व दैट परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस पर्सनल इज लिंक टू देयर मोरल विच इज लिंक टू द एनवायरमेंट एंड सर्विस कंडीशन। तो एक पर्टिकुलर पुलिस इंडिविजुअल का जो मोरल होता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किन वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहा है। तो अगर वर्किंग कंडीशंस बहुत गंदी है और लगातार 36 घंटे ड्यूटी करवाओगे किसी हवलदार से, किसी भी पुलिस वाले से, तो वर्किंग कंडीशन तो उसकी अच्छी होगी नहीं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, टफ वर्किंग आवर्स, मैकेनिकल नेचर ऑफ द जॉब्स, एडुकेट वेलफेयर मेजर्स है नहीं, रहने को अच्छी जगह मिलती नहीं है। इन सब के चलते ओवरऑल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, लगातार ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, उनका मोरल गिरने लगता है, बहुत सारे लोग करप्शन करने की सोचने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें रोकने की ज़रूरत है। मई 2018 में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने राज्य से बोला था कि पुलिस वालों से 8 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच में काम मत करवाओ। मिस्टर मिथरवाल साहब ने बोला है कि दिल्ली पुलिस को स्पेशल डायरेक्शन दिया जाए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि भैया ऑफिस ऑर्डर के थ्रू प्रॉपर तरीके से वर्किंग आवर्स को डिसाइड किया जाए। फिर यहाँ पे मिथरवाल साहब ये भी बोल रहे हैं कि 24 घंटे की पुलिसिंग का ट्रेंड है और ओवरऑल पुलिस वाले ज़्यादा है नहीं, और राज्य की सरकारें अलग अलग पुलिस को रिक्रूट भी नहीं कर रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पैसा बचा रही हैं राज्य की सरकारें, जबकि एक्चुअली में यहाँ पे ग्राउंड लेवल में, सोशल लेवल पे लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा पुलिस के फंक्शनरीज चाहिए। ठीक है, फिर 5th रिपोर्ट जो आई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 की, उसने बोला कि 87% पुलिस पर्सनल कांस्टेबल हैं और ये कटिंग एज फंक्शनरीज हैं पुलिस के। ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे, कहीं लाश देखने जाना है, शिनाख्त करने जाना है, कहीं और कोई और बड़ी चोरी हो रखी है उसकी तफ्तीश करने जाना है, तो वो पुलिस कांस्टेबल ही आता है। उसके साथ मोस्ट पब्लिक सब इंस्पेक्टर भी होता है, बट सब इंस्पेक्टर एक होता है, पुलिस कांस्टेबल बहुत सारे होते हैं।
फिर ज़रूरी यहाँ पे है कि इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट, मोरल और कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। ओवरऑल इनके कैरियर के अंदर और बहुत से इनको एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाएँ, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि भैया आप जूनियर ऑफिसर्स का ध्यान रखो, आप लोग तो बढ़िया एसी कमरों में बैठे हो, ठीक है ना, बड़े बड़े ओवरऑल इवेंट्स में जाके आप पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नीचे के लेवल पे जो बेचारा कांस्टेबल खड़ा है आपकी सेवा में बाहर, उसका भी तो ध्यान रखना है ना। फिर आगे, गो फर्स्ट पायलट्स वेक्स्ड ओवर डीजीसीए रूल ऑन 1 ईयर नोटिस पीरियड। देखिए हुआ क्या है कि गो फर्स्ट एयरलाइन ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया और इंसॉल्वेंसी के रिस्पेक्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल प्ले में आ गया। अब ओवरऑल यहाँ पे एक पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम क्या है, यह है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट ऑन फ्लाइट क्रू स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग। तो ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक एयरलाइन में काम कर रहा था तो दूसरी एयरलाइन में जाने से पहले उसको 1 साल का नोटिस देना पड़ेगा। तो अब अगर आप 1 साल का नोटिस दोगे, एक पायलट यहाँ पे अगर 1 साल का नोटिस देता है और फर्स्ट ऑफिसर्स 6 महीने का नोटिस देते हैं, तो अब गो फर्स्ट तो बैंकरप्ट चली गई है। गो फर्स्ट ने तो मार्च की सैलरी 28 अप्रैल को दी थी एम्प्लॉयज़ को, अप्रैल की सैलरी अब तक गो फर्स्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ में दी नहीं। तो अगर गो फर्स्ट बैंकरप्सी फाइल कर रही है तो टेक्निकली गो फर्स्ट के एम्प्लॉयज़ को रिलीव कर दो, तो कि वो कहीं और जाके काम करें, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है भाई, जीवन यापन करना है, पैसा कमाना है। तो भाई बैठे बैठे अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं भाई तुमको तनख्वाह भी नहीं दे रहे, तुम नोटिस पीरियड भी सर्व करो, तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पायलट्स हैं जिनको दूसरी एयरलाइन से मौका मिल रहा है बट वो वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि पुरानी एयरलाइन से वो छूटे नहीं है, पुरानी एयरलाइन उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे नहीं रही, क्योंकि पुरानी एयरलाइन गो फर्स्ट को क्या लग रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में हो सकता है उनको कोई बड़ा बायर मिल जाए, फिर से उनकी एयरलाइन ग्राउंड पे आ जाए, तो उस समय पे एकदम से पायलट कैसे हायर करेंगे। तो अभी के पायलट को कुछ समय तक रोके रहो। 4 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ पायलट्स ने मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराज सिंधिया को चिट्ठी लिखी और बोला कि भाई ये जो पीरियड रूल है वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव है। मतलब ओवरऑल एक कंपनी को छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में जाने के लिए इतने लंबे समय का टाइम गैप सही नहीं है। ओवरऑल ये टाइम गैप यहाँ पे हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि गो फर्स्ट ने यहाँ पे खुद बैंकरप्सी फाइल की है। तो अगर वो लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो किस बेसिस पे उनको नौकरी पे रख रखा है। फिर भाई टर्की के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस कंजर्वेटिव टर्की में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में ओवरऑल अर्डोगान जीतते से नजर आ रहे हैं। तो अनाडोलू स्टेट न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से ओवरऑल अर्डोगान को 51% वोट मिले हैं जहां पे वोटिंग की काउंटिंग हुई है। और जो सेकंड है केमल किलीदारक्लू, इनको 43% वोट मिले हैं। लेकिन किलीदारक्लू बोल रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर आप भरोसा मत करिए, आप गवर्नमेंट फिगर्स को देखिए। वैसे भी ओवरऑल अब तक जिन भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन निकल के आए हैं वो वैसे भी बहुत प्रो गवर्नमेंट थी, प्रो अर्दोगन थी। तो जो मेन सपोर्ट बूस्ट है किलीगार्दू का, वहाँ पे अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और जब फाइनल काउंटिंग होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे किलीगार्दू जीतेंगे, ऐसा उनका बोलना है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टर्की के इलेक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्दोगन के अंदर पिछले 20 साल में टर्की बहुत हद तक कंजर्वेटिव हो चुका है, अपने सेक्युलर कंडीशंस को खतरे में डाल रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर अर्दोगन दोबारा आते हैं तो ओवरऑल सेक्युलर कंडीशंस कितने हिलेंगे टर्की की, वो देखने वाली बात होगी। और फाइनली दिस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लीश। भाई नवंबर 2019 में इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप छोड़ दिया, लेकिन रिसेंटली ही यूएस के साथ मिलकर 2023 में इंडिया ने साइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के अंदर यूएस अपने आसपास चीज़ों को सेंटर करा के ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। और इंडिया की तो वैसे भी टॉप प्रायोरिटी कि यूएस के साथ हम फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से डेवलप करें। लेकिन यहाँ पे ऑथर एक प्रॉब्लम बता रहा है। ऑथर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बता रहा है? तो भाई देखिए बात हो रही है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक की। आईपीईएफ के रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि जो वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के वो बहुत वीक है। एक्चुअली में इस पर्टिकुलर आईपीईएफ के ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है नहीं। बहुत सारे यूएस स्ट्रेटजिस्ट तो दुनिया भर के स्ट्रेटजिस्ट ने बोला है कि इस पर्टिकुलर आईपीईएफ के फ्रेमवर्क के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं, खासकर जो यूएस है, वो अपनी डोमिनेंस को बनाए रखेगा और जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसी, वो कहीं ना कहीं घाटे में रहेंगे। अभी के तो आईपीएफ के टेक्स्ट को पढ़ के ये लग रहा है कि हाँ भाई ये विन विन सिचुएशन है, बट लॉन्ग टर्म में ये आईपीईएफ ओवरऑल क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किस हद तक यूएस के बायस में चला जाएगा, हम नहीं कह सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि आईपीईएफ की जो वर्डिंग्स हैं वो ज़रूर आपको इनोसेंट लग सकती हैं,
बट एक्चुअली में IPEF का वो इंटेंशन है, ये हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहा है। हो सकता है कि इस वेगली वर्डेड IPEF के पीछे US का कोई एक बड़ा मोटिव छुपा हो। IPEF में 4 पिलर्स हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने ट्रेड छोड़ के बाकी 3 साइन किए हैं। ट्रेड छोड़ के ऑब्वियसली बात है, ट्रेड के अंदर US इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत सारा माल इंडियन इकोनॉमी में डंप कर सकता है ओवरऑल, इंडिया यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन ना डाले तो IPEF ओवरऑल भले ही RCEP का एक अल्टरनेटिव है, ठीक है ना, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम IPEF के ऊपर ब्लाइंड भरोसा करना भी ठीक नहीं है। IPEF का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, उससे जो इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में बिक रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल IPEF ज़रूर यहाँ पे US की कोशिश लग रही सारी कंट्री को लेकर डेवलप करने की, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है यूएस सिर्फ अपना मतलब निकालने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ दोस्तों, थोड़ा जल्दी लेक्चर खत्म हो गया क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन की ही न्यूज़ है और काम भर की सारी न्यूज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, एक बार ऐप चेकआउट